आज हम कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों कि जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और ये सारे मिल करके ही कृषि की अच्छी पैदावार को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो किस किस प्रकार के जो फैक्टर हैं उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले कृषि को प्रभावित करने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक में सबसे पहला है भौतिक कारक। दूसरा है इसका सामाजिक कारक। तीसरा आर्थिक कारक। चौथा है राजनीतिक कारक। और पांचवा है तकनीकी कारक। ये कृषि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। सबसे पहला भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और तकनीकी कारक। सबसे ज्यादा और प्रभावशाली और महत्वपूर्ण जो कारक है वो हमारा भौतिक कारक है, प्राकृतिक कारक जिसको कहते हैं। प्राकृतिक कारक भौतिक वातावरण की क्षेत्रीय भिन्नता से पौधों एवं पशुओं के वितरण की सीमा को निर्धारित करती है। पौधों का वितरण कैसा होगा, पशुओं का वितरण कैसा होगा, जबकि वास्तविक वितरण मानवीय सूझबूझ तथा उनके उपक्रमों पर आधारित होती है, जिससे मानव अपनी क्षमता अनुसार भौतिक सीमाओं को बदलने में समर्थ है। जैसे हमने पर्यावरणवाद, निश्चयवाद और संभववाद के बारे में भी पढ़ रखा है और बताया जाता है कि प्रकृति सब कुछ नहीं है, मानव की भी भागीदारी होती है। मानव जब चाहे जब उसमें परिवर्तन कर सकता है, तो मानव कर सकता है। फिर भी भौतिक वातावरण न्यूनतम लागत पौधे से अधिकतम पैदावार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वातावरण के सभी पक्षों में आत्मनिर्भरता कृषि के महत्व को प्रभावित करती है। पौधे के विकास में आर्द्रता उपयुक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जिसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई वर्षों से अभी वर्षा की जो मात्रा है इस एरिया में आप देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे वर्षा हो रही है। तो पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा अवेलेबल हो रही है। बीच बीच में गर्मी भी हुई, तो तापमान और आर्द्रता इस कारण से इस अभी आपके सामने पौधों की जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा है। और कई बार कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने के कारण या अधिक वर्षा होने के बाद जब रुक जाती है, लंबा अंतराल हो जाता है, तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। भौतिक कारक को बदलते हुए सामाजिक तथा क्षेत्रीय दोनों स्वरूप फसल तथा पशुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के अंतर संबंधों को समझना आवश्यक है। इस प्रकार से यदि पौधा तथा पशु वृद्धि तथा विकास की भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन व्यवस्था अनुसार किया जाना चाहिए। भौतिक कारकों का महत्व पौधे की वृद्धि के साथ साथ बदलता रहता है। चुकंदर की अच्छी पैदावार अपनी अगली विकास अवधि में वर्षा की मात्रा पर आधारित होती है। चुकंदर में मिठास का अंश अंतिम समय में प्रौढ़ावस्था के बाद पैदावार का अच्छा होना सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। अभी ये जो फसल है अभी अच्छी वर्षा हो रही है,
लेकिन बाद में भी अगर लगातार वर्षा होती रही, पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिली, तो ये फसल पर्याप्त नहीं होगी। इस प्रकार से भौतिक पर्यावरण फसल के लिए महत्वपूर्ण देन होती है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं। भौतिक कारकों को भी हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जलवायु, दूसरा मिट्टी और उच्चावच। चलिए, सबसे पहला भौतिक कारकों में सबसे नंबर 1 जलवायु, दूसरा जो फैक्टर है भौतिक कारकों में मिट्टी, और तीसरा है हमारा उच्चावच। हम जानते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पर अगर कृषि की बात करते हैं तो इसका भौतिक जो भूभाग है, कहीं पर मैदानी है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर मरुस्थली है, तो कहीं पर पठारी भूभाग है। तो विभिन्न प्रकार का जो धरातल है, तो पौधे की ग्रोथ के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के धरातल में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, और उस जलवायु के अंतर्गत विभिन्न जो फसलों की उत्पादन है जो किया जाता है। तो भूमध्य रेखा की ओर हम आते हैं, तो अलग अलग जो कटिबंध हम पढ़ते हैं। पहला है ये जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और यहाँ पर शीतकटिबंधीय प्रदेश है। तो यहाँ पर केवल पर्णधारी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो शीतोष्णकटिबंध है वहाँ पर अलग प्रकार की फसलें हैं, या ज़्यादा ग्रोथ वाली होती हैं, उष्णकटिबंधीय अलग है। तो जलवायु की भिन्नता के आधार पर अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। कृषि एवं तापक्रम, बीज के जमने तथा वृद्धि के लिए उचित तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। साधारणतः 63 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। और मैं यही बता रहा था कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। तो तापमान बहुत ज़्यादा होना वो भी फसलों के लिए नुकसानदायक है, और कम तापमान भी फसलों को प्रभावित करता है। और फसलों का जब हम भौतिक जलवायु के विषय में बताते हैं तो उसकी जो महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्रभाव का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण एशिया के विशाल जो मध्यवर्ती भाग में जाड़े के दिन कठोर तथा लंबे होते हैं, फसल की अवधि जो बहुत कम होती है। हमारे एशिया को ये हम देखें जो उसका मध्यवर्ती भाग है उसमें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उसके कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में वर्धन अवधि सीमा अपेक्षाकृत कम होती है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय विस्तार के कारण फसलों को उगने के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है। कृषि एवं वर्षा, पौधे को जल अनेक रूपों में प्राप्त होता है। इसमें 2 प्रधान स्रोत हैं, मिट्टी से पौधे को जल का मिलना तथा वायुमंडलीय आर्द्रता से पौधे का जल का मिलना। दोनों ही है, वायु में कितनी नमी है और मिट्टी में कितनी नमी है, दोनों ही पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस तरह से कृषि एवं वर्षा ये भौतिक कारकों में एक महत्वपूर्ण है। कृषि एवं पाले का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर पाले से फसलें खराब हो जाती हैं, जैसे अमेरिका में कॉर्न बेल्ट है, कपास की पेटी है, तो इसमें ये आवश्यक है कि उस पौधे की वृद्धि के लिए जो पाले रहित दिन होने आवश्यक हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं।
अगर पाला गिर गया तो फसलें लार्ज स्केल पर खराब हो जाती हैं। तो पाला भी इसमें फसलों को प्रभावित करता है। हवा बढ़ती हुई वाष्पोत्सर्जन दर के कारण फसलों में हवा का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ड्राई एयर चल रही है, शुष्क हवा चल रही है, तो वैसे भी फसलों के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी और ज़्यादा होने के कारण उसको ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि हवा में अगर नमी है तो उसमें कम जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कृषि एवं हवा, पाला, मृदा विकास एवं जलवायु, मृदा विकास समुच्चय सॉइल की हम बात करते हैं कि सॉइल विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सॉइल्स पाई जाती हैं और सॉइल्स की विशेषता होती है कि उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, नमी धारण की क्षमता अलग अलग होती है। काली मिट्टी की अलग विशेषता होती है, लैटराइट की मिट्टी की विशेषता अलग होती है, मरुस्थलीय मिट्टी की अलग विशेषता होती है। तो भिन्न भिन्न फसलों में भिन्न भिन्न प्रकार की पौधों का विकास होता है। उच्चावास रिलीफ के बारे में सीधा सा ये है कि धरातल कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है या मैदानी है। मैदानी भागों में मिट्टी की गहराई ज़्यादा होती है, उसमें पानी की नमी ज़्यादा होती है और फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। पहाड़ी भागों में पानी रिस करके या उसमें ढलान में पानी नीचे उतर आता है, उसमें पानी रहता नहीं है लंबे समय तक, इसलिए वहाँ पर फसलों का ग्रोथ है जो कम पाया जाता है। पठारी भागों में चट्टानी भाग अधिकांश होते हैं और उसमें पानी की कमी के कारण वहाँ पर फसलों का ग्रोथ नहीं होता है। इस मैदानी भागों में फसलों का विकास अधिक होता है। आज हमने केवल भौतिक जलवायु कारकों के बारे में अध्ययन किया। आगे ऐसे कौन कौन से सामाजिक कारण हैं कृषि को जो सोशल फैक्टर है, समाज का जो ढांचा है वो कैसा है, किस प्रकार का है, तो वो भी कृषि को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस तरह से कृषि में जो कृषि एवं मैदान कृषि एवं पर्वतीय कृषि, पठार कृषि, पहाड़ी कृषि, तो अलग अलग प्रकार से हम कृषि को यहाँ पर बांट देते हैं। आगे हम सामाजिक कारक को पढ़ेंगे, जिसमें कृषि व्यवस्था में कृषक समुदाय की सामाजिक विशेषता, भूस्वामित्व में पट्टा, जोत का आकार कैसा है, उसके आधार पर लार्ज स्केल पर जैसे जोत का आकार को हम लेते हैं, जोत का आकार से कि खेत कैसे हैं। लार्ज स्केल पर अगर बिग फार्म्स हैं तो उसमें जो हमारे ट्रैक्टर हैं या अन्य तकनीकी साधन है उसका यूज़ करके हम खेती कर सकते हैं। जबकि जो छोटे भूखंड है तो उसके अंतर्गत है इंटेंसिव गहन कृषि के द्वारा ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो आगे हम डिटेल सामाजिक कारण के बारे में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।